क्या एक दौर में नारा हम सुनते थे, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, क्या मजबूरी ओबीसी की तरफ खींच लाई क्या कांग्रेस को भी? गरिमा जी, 17 मिनट मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना है। मैं स्टॉप वॉच लगा कर बैठा हूं, कम से कम 10 मिनट मुझे जवाब देने को दिया जाएगा, अपेक्षा करते हैं। आखिर में बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी जाति जनगणना से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई, जाति जनगणना से किसी को कोई तुरंत कोई चीज मिल तो जा नहीं रही है। एक आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े आने चाहिए। किसी भी सरकार को निर्णय लेने में, लोगों को समझने में, सबको सरकार की योजनाओं का या नौकरियों का या जो कुछ भी व्यवस्था है उसका सही तरह से निष्पादन या सबको बराबर भाव से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आंकड़े जरूरी होते हैं। तो ये आंकड़े ही ना आने पाए, इसके लिए बीजेपी इतनी लामबंद क्यों है, मोदी जी इतने परेशान क्यों है? उसका कारण है कि शुरू से ही ये बीजेपी, जिसे मनुवाद की बात कही जाती है, वो नहीं चाहती है, आरएसएस और बीजेपी, कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कोई भी प्रकार का लाभ दिया जाए। हमेशा से आरक्षण की भी विरोधी रही है बीजेपी और आरएसएस। सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन कोई उनको सुविधा लाभ न मिल जाए। जब से बीजेपी आई है जिस प्रदेश में या केंद्र में, उसने नौकरियों की भर्ती करीब करीब ठप कर दी है। क्यों बंद की है? क्योंकि न सरकारी नौकरी लगेगी, न आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीधा सा फार्मूला उनका है, आउटसोर्सिंग कर लो भैया, उसमें कई तरह के भी लाभ हैं। आरक्षण तो नहीं देंगे, जिसको चाहेंगे रख लेंगे, बताने की, व्याख्या करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी आज परेशान है कि लेकिन अखिलेश जी, फिर सवाल ये भी है कि 4 राज्यों में आपकी सरकार है, जानकारी आंकड़े ना आने पावे। एक सेकंड अखिलेश जी, जातीय जनगणना की इतनी हिमायत आप कर रहे हैं, तो 4 राज्यों में तो आपकी सरकार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। शुरू कराइए जातीय जनगणना। और कर्नाटक में तो रखा हुआ है आपके पास डेटा, रिलीज क्यों नहीं किया 2015 से अब 2023 में बात? हम तो बार बार कह रहे हैं, राहुल जी बोले, सदन में बोले कि जो 2010-11 में हमने जनगणना शुरू कराई थी उसमें जातीय आंकड़े हैं, सरकार रिलीज क्यों नहीं कर देती? करके महिला आरक्षण में भी उसे लागू क्यों नहीं, उसी को आधार मान लेती? नहीं, 2015 में तो कर्नाटक में कराई आपने, चुनाव में तो 2 मिनट में कर दिया था आरक्षण। क्यों नहीं आंकड़े आप जारी करते? एक मिनट रुकिए, तो पूरे देखिए, अब आपका सवाल सुन चुका हूं, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है मुझे। पूरे देश के आंकड़े आने चाहिए, उसी के आधार पे केंद्र की और उस प्रदेशों की सरकारें जानकारी जब रख लेंगी तो जो भी योजना बनानी है वो बना सकती हैं। इन तक लाभ पूरा ठीक से पहुंच जाए वो कर सकती हैं। इनके लिए गरीब कौन है? इनके लिए गरीब सिर्फ वो 2 मित्र हैं और कोई नहीं है। किसी को, सबको पता है कि मित्र ही इनके लिए सब कुछ हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। दूसरी बात, इन्होंने भी झूठ बोला। हमारे साहब तो रोज दिन भर कितना बोलते हैं असत्य, और सत्य बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने आज भी बोला कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार है। भैया एक वीडियो है, सुनला दूं क्या? माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? चलिए ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, इसका जवाब मैं गुरु से लूंगी। लेकिन नीरज जी, जिस बात पे हम नहीं सुनिए, अब आगे सुनिए। ठीक है, समय बहुत हो जाएगा, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अखिलेश जी सुनूंगी, अगले राउंड में मैं आऊंगी आपके पास। नीरज जी, अब क्योंकि एक व्यवस्था ये भी शुरू होगी क्या कि अब क्योंकि आपने जातीय सर्वेक्षण सामने रख दिया, जातिगत आंकड़े सामने आ गए, तो अब आरक्षण की रीकैपिंग पर भी विचार होगा राज्य में? बिल्कुल। जो जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई, और ऐसे दौर में गरिमा जी, मैं डॉक्टर गुरु प्रकाश जी को जानकारी दे रहा हूं
कि आप पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं तो आपको यह जानकारी रखना चाहिए कि देश में पीएम यशस्वी योजना चला करके बैकवर्ड स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है वो आपने बंद कर दिया है क्लास 1 से 8 तक। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना आपने बंद कर दिया है। सामान्य समुदाय के लोगों को अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना तो उनको आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, जबकि बिहार सरकार सबको देती है। अब सवाल यह उठता है कि भाई देश के अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, भाई आरक्षण एक ऐसा विमर्श का विषय है जो संवैधानिक है, तो संवैधानिक है, आप वोट के लिए अति पिछड़ा बोल दीजिएगा, और जब अति पिछड़ा का वर्गीकरण की बात होगी तो रोहिणी कमीशन का आप 11 बार आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। तो ये तो मुद्दा इंडिया का मुद्दा है, ये केवल अब जनता दल का नहीं रहा, बिहार का मुद्दा नहीं रहा। और हम केवल यही जानकारी चाहते हैं गरिमा जी आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से कि राइट टू एजुकेशन अगर है तो क्लास 1 से 8 तक आपने स्कॉलरशिप बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का क्यों बंद कर दिया, इसका जरा जवाब दीजिए। अगर वह गरीब के पक्षधर है तो उसका स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने, क्या गुनाह है उनका? बहुत छोटा सा ये रिएक्शन जानकारी। डॉक्टर और बाबू संक्षेप में बात जगजीवन कीजिएगा, राम दो के मेहमान और हैं नाम मेरे के आगे पास। बाबू हाँ, लगा हुआ है ठीक है। तो आप छात्रावास योजना बंद कर देंगे? ठीक है डॉक्टर गुरु, बहुत संक्षेप में। नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक बार अध्ययन करना चाहिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी। उसमें इतिहास का सबसे बड़ा आवंटन पहली बार कब हुआ है तो अब हुआ है। और बिहार में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बिहार में शिक्षा की स्थिति का नीतीश कुमार जी ने क्या दुर्दशा किया है, ये नीति आयोग रिपोर्ट आपको जाकर के देखने की आवश्यकता है, मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास की योजना हो, स्कॉलरशिप की योजना हो, लगातार स्वरोजगार की योजना हो, पहली बार हमने देखा है कि इतने बड़े मात्रा में रोजगार के माध्यम से एससी युवा, एसटी युवा और ओबीसी युवाओं को सशक्त किया गया है। मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है आप मुझे बताइए ना। जब 40 करोड़ मुद्रा लोन की बेनिफिशियरी की बात होती है तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के युवा, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं सशक्त होती हैं, स्वरोजगार से नौकरी लेने वाली नहीं होती, नौकरी देने वाली भी बनती है। तो ये सिलेक्टिव बात कह के मुझे लगता है कि बिहार की शिक्षा स्थिति पे अब